नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है योगा फॉर कंसंट्रेशन के पार्ट 3 में। यौगिक प्रैक्टिस में हमने पार्ट 1 में यम और नियम के बारे में जाना और पार्ट 2 में अलग अलग तरह के आसनों के बारे में जाना। अब हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे क्रिया, प्राणायाम, प्रत्याहार और मेडिटेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं क्रिया से। यौगिक एक्सरसाइजेज में अलग अलग तरह की बहुत सारी क्रियाएं हैं, परंतु क्लास 8 के लिए आपके सिलेबस में एक क्रिया जो दी गई है उसका नाम है अग्निसार क्रिया। तो आइए हम देखते हैं अग्निसार क्रिया किस प्रकार होती है। अग्निसार क्रिया में हम क्या करते हैं, पूरी लंबी गहरी सांस भरी, पूरी सांस बाहर छोड़ दी, बाहर सांस छोड़कर पेट को खींचकर पीठ से लगाया। सांस को होल्ड करके रखना है और पेट को पहले पीछे खींचना, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, पूरा आगे पीछे करके सारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज। देखिए फिर से लंबा सांस भरा, बाहर छोड़ा, पूरे पेट का पूरा व्यायाम। पेट के हमारे जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पैनक्रियाज है सारे, चाहे वो यूट्रस है, और ये सब का पूरा व्यायाम। इस क्रिया को करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपका पेट बिल्कुल खाली हो। इस क्रिया को हम 3 से लेकर 5 बार, नॉर्मल सिचुएशंस में 3 से 5 बार, और अगर आपने कुंडलिनी जागरण करना है, बहुत उच्च अवस्था तक पहुंचना, तो 21 बार 50 बार तक भी कर सकते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है प्राणायाम। सबसे मुख्य जो हमारी जितनी भी तरह की यौगिक गतिविधियां हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनमें प्राणायाम का स्थान सर्वोपरि है। अब हम इस पार्ट में 7 मुख्य प्राणायामों के बारे में जानेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, भ्रामरी और उद्गीत। आइए देखें इनको, एक एक प्राणायाम को मेरे साथ आप करिए। तो चलिए अब हम प्राणायाम सीखते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले क्या है कि आप जैसे सुबह आप उठकर आप अपनी शारीरिक क्रियाओं से निवृत्त होकर, जैसे गर्म पानी पीजिए, आपका पेट साफ होना चाहिए। कुछ हमारे प्राणायाम ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली पेट करने चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो आप खाने के 15-20 मिनट बाद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि प्राणायाम करने के लिए हमें फर्श पर कोई भी दरी या कोई भी आसन, कहा जाता है कि सबसे अच्छा रहता है कुशाग्र आसन। कुशा होती है घास के तिनकों का बना हुआ आसन, जैसे चटाइयां वगैरह भी मिलती हैं आजकल, वो बिछा के, नहीं तो कोई दरी बिछा के या फिर मैट बिछाकर करना चाहिए। तो मैंने ये मेरी माँ के हाथ की बुनी हुई दरी है कपड़े की, तो मैंने ये दरी, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि माँ के हाथ की बनी, तो मैं इसी पे बैठ के प्राणायाम करती हूँ। तो इस दरी को, नीचे दरी बिछाकर फिर उस पे बैठना है। तो आपने सुखासन, जैसे अब मैं बैठी हूँ, ये है सुखासन, जिसे हम पलाथी मारना भी कहते हैं, या फिर अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन। जिस भी आसन में बैठना आपको अच्छा लगे, कहते हैं शास्त्रों में कहा गया स्थिर सुखम आसनम। जिस आसन में हम स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक बैठकर कर सकते हैं, उसी में प्राणायाम कीजिए। यहाँ तक कि अगर जैसे थोड़ी बड़ी एज में घुटने दुखने शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर ने नीचे से बैठने से मना किया, तो कुर्सी पर बैठ भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा शरीर में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो गया है कि बैठ ही नहीं सकते, तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमारे जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो टेल बोन होती है, वहां पर हमारी शक्ति का केंद्र होता है, जिसे कहते हैं मूलाधार।
मूलाधार से हमारी शक्तियों का जागरण होता है। इसलिए हमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल हमारी सीधी रहनी चाहिए प्राणायाम करते समय। और उससे अगली बात है हाथों की मुद्रा। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे ये है, इस उंगली, तर्जनी उंगली को और अंगूठे को आपस में मिला देना, तो ये बन जाती है ध्यान मुद्रा। बच्चों को तो मात्र 5 मिनट अगर हम ध्यान मुद्रा में हर रोज बैठने का अभ्यास करवा दें तो इससे उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। तो दूसरी है वायु मुद्रा। जैसे किसी को अगर जोड़ों में दर्द है, थोड़ी 30, 40, 45 के बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो वायु मुद्रा, इस उंगली, तर्जनी उंगली को अंगूठे के यहाँ लगा दे तो ये बन जाती है वायु मुद्रा। तो ये वायु मुद्रा में बैठकर जिनको थोड़े जोड़ों में दर्द है। उसके बाद अपान मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं हैं, लेकिन बच्चों के लिए सबसे अच्छी है ध्यान मुद्रा। तो आप नीचे आसन बिछाकर किसी भी स्थिर सुखम आसन में बैठकर और ध्यान मुद्रा में बैठकर हम प्राणायाम करेंगे। हमारा सबसे पहला प्राणायाम जो है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, अब मैं जब बैठकर लंबे समय तक मैंने योग करना होता है तो मुझे अर्ध पद्मासन में बैठना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो अर्ध पद्मासन में बैठकर मैं ध्यान मुद्रा में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, सांस को होल्ड नहीं करना, लिया और छोड़ा। इस प्राणायाम को करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा पेट खाली हो, हम खाने के 15-20 मिनट बाद भी इसे शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगी कि आप भस्त्रिका प्राणायाम साथ साथ करते रहें और साथ साथ मुझे सुनते रहें, क्योंकि मुझे बीच में बोलने के लिए रुकना पड़ेगा। और भस्त्रिका आप कहीं भी बैठकर किसी भी जगह पे बैठे हो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ आप भी लंबे सांस लीजिए। लंबी सांस लेने से हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल सांसें ले रहे होते हैं तो हमारे शरीर में 400 से लेकर 500 ml तक ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, लेकिन जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो ये मात्रा 4000 से लेकर 5000 ml तक बढ़ जाती है। तो जब इतनी ज्यादा हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे एक एक सेल बॉडी का जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको हम कम से कम डेली हर रोज आपने 5 मिनट अवश्य करना है भस्त्रिका प्राणायाम। हम जो भी कोई प्राणायाम कर रहे होते हैं उससे हमारी मन की स्थिति का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बड़े ही इसको कोई ऐसे टेंशन लेकर बड़े उसमें नहीं करना, बस खुश होकर और ये सोचते कि हमारे अंदर इस प्रकृति, कहते हैं जितनी भी पेड़ पौधों में जो भी हम औषधियां ले रहे हैं वो सब की सब औषधियां हमारी प्रकृति में है। तो जब हम लंबे सांस लेते हैं तो उन औषधियों के गुण, प्रकृति की जो पॉजिटिविटी है उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मन से सोचना पड़ेगा। नेचर की सारी पॉजिटिव शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका के बाद कपालभाति। कपाल का अर्थ है माथा और भाति का अर्थ है चमक। ऐसा प्राणायाम जिसको करने से हमारे माथे पर चमक आती है, अर्थात हमारा ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है। इस प्राणायाम में जैसे हम भस्त्रिका में सांस लेने में भी हम प्रयत्न कर रहे थे और छोड़ रहे थे तब भी प्रयत्न पूर्वक छोड़ रहे थे, लेकिन कपालभाति में हमने सिर्फ प्रयत्न पूर्वक सांस को छोड़ना है। अंदर सांस जो है वो अपने आप जाएगा, सिर्फ हमने छोड़ने पे ध्यान देना है। देखिए कैसे, सांस को मैं झटके से बाहर छोड़ रही हूँ। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप अंदर जाता है। हमने पेट पे ध्यान नहीं देना, हमने सिर्फ सांस पे ध्यान देना है। ऐसे जैसे हम खांसी करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, जैसे उसी तरह से कपालभाति। अगर हम इसको जैसे एक नीरसता आ जाती है, बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी ऐसी चाहिए कि जिसमें उनका इंटरेस्ट बना रहे, तो उसके लिए क्या है कि हम कोई म्यूजिक लगाकर, कोई अपनी पसंद का भजन लगाकर उसके साथ साथ भी हम
कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। आप 5 मिनट का कोई भी भजन चला लीजिए और उसकी बीट पे करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 5 मिनट हो गए। इसका कम से कम टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट का एक राउंड। अगर शुरू में आपको कमर दर्द होती है बैठे हुए, क्योंकि बैठने का अभ्यास नहीं है, तो आप 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, अगले दिन 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन कम से कम एक राउंड 5 मिनट का। और अगर आपको कोई रोग नहीं है तो आप हर रोज जो करते हैं 5 से लेकर 15 मिनट तक हर रोज कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई रोग विशेष है तो इसको आधा घंटा तक, लेकिन इसे खाली पेट करना है। सुबह उठे, फ्रेश हुए और उसके बाद खाली पेट। और अगर आपने खाना खाया है, शाम को करना चाहते हैं, तो खाने के कम से कम 4 से लेकर 5 घंटे के बाद करना चाहिए कपालभाति प्राणायाम। और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान इसको नहीं करना चाहिए, या फिर जो हमारी गर्भवती महिलाओं को भी ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है या जैसे सिजेरियन डिलीवरीज होती है, तो उसके बाद कम से कम 9-10 महीने या 1 साल तक कपालभाति प्राणायाम को ना करें। अदरवाइज इसे कोई भी रोग है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो थोड़ा इसको कम स्पीड में धीरे करें, नहीं तो इस प्राणायाम को कोई भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से जिनको 5 घंटे हो गए हैं खाना खाए, जिनका खाली पेट है, वो इसको मेरे साथ करके देख सकते हैं कपालभाति प्राणायाम। ध्यान पूर्वक आंखें बंद करके, जैसे हमें कोई रोग है तो वो रोग ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, सांसों से वो बाहर निकल रहा है और पता ही नहीं चलता कि वो कब ठीक हो जाता है। शरीर में किसी भी तरह का कोई भी रोग है वो ठीक हो जाएगा। और अगर जिनको रोग नहीं है उनको रोग होने की संभावना कम हो जाती है। और इसके अलावा इसके आध्यात्मिक बेनिफिट्स भी हैं। आपको आप जो भी पढ़ते हैं बहुत जल्दी याद होने लग जाएगा। आपको अंदर से ही आपके गलत काम करने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी अगर आप कपालभाति प्राणायाम लगातार करते रहेंगे, हर रोज कपालभाति प्राणायाम करेंगे। तो इससे अगला प्राणायाम जो है हमारा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं, पूरा लंबा गहरा सांस भरा, बाहर छोड़ दिया, सांस बाहर छोड़कर पेट को खींचकर पीठ के साथ, पेट को खींचकर जब पीठ के साथ लगाते हैं तो ये है हमारा उड्डयन बंद हो जाता है। और नीचे के जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उनको सबको अंदर खींच के रखना, मूल बंद। और ठोडी को कंठकूप से यहाँ लगाना। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो सीधा ही रखेंगे, वो नहीं लगाएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वो ठोडी को यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ। तो इसको कहते हैं जालंधर बंद। तो जो बाह्य प्राणायाम है 3 बंद के साथ, उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, ये तीनों बंद लगभग एक साथ लग जाते हैं। देखिए फिर से, सांस भरा, बाहर छोड़ दिया, बाह्य प्राणायाम। इससे क्या होता है, जो हमने कपालभाति की उससे हमारे अंदर जो शक्तियों का जागरण हुआ। कहते हैं जहां पर गति होती है वहां शक्ति पैदा होती है। तो जो अंदर शक्तियां जागृत हुई उनका ऊर्ध्व रूपांतरण हो, उससे हमारे बच्चों की मेधा प्रज्ञा विकसित हो, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट बने, वो शक्तियां हमारी नीचे की तरफ ना बहे। तो उसके लिए ये है बाह्य प्राणायाम। इससे अगली जो हमारी क्रिया है वो है उज्जाई। उज्जाई में क्या होता है, इसमें ये गले के लिए, थायराइड के लिए, इसमें गले का पूर्ण व्यायाम हो जाता है। इसमें हम गले को खींचकर, देखिए, थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद राइट नेसो को बंद करके साउंडलेस ब्रेथ के साथ धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देते हैं। उज्जाई करने से जिन लोगों को बहुत खराटे आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब अगर आपका गला, जिन दिन का गला दर्द हो रहा है, अभी आप करके देखिए, 4 से 5 बार उज्जाई प्राणायाम कीजिए और फिर यूं करके देखिए, आपको लगेगा गले में दर्द कम हो गई है। तो गले की सब तरह की समस्याएं, और जो छोटे बच्चों को तो इससे, ये करने से उनकी हाइट भी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, उनसे हमारे बच्चों की हाइट बढ़ती है। देखिए एक बार फिर से, होल्ड करके रखा,
ये होल्ड करने से हमारा अभ्यांतर प्राणायाम भी हो जाता है, जिसमें हम छाती में सांस भर के रखते हैं। ये हम फिर किसी सेशन में सीखेंगे, अभ्यांतर प्राणायाम। और इसको भी खाने के बाद किसी भी टाइम किया जा सकता है, इसके लिए खाली पेट की आवश्यकता नहीं है। जो हमने बाह्य प्राणायाम अग्निसार किया वो खाली पेट, और उसमें नॉर्मल कंडीशंस में 3 से 5 बार, ज्यादा से ज्यादा 21 बार 50 बार तक, और ये भी आप 3 से 5 बार और उससे ज्यादा जितना भी आप चाहे कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, तो देखिए जैसे आपको हिचकी आती है, हिचकी में कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे आवाज आती है कई बार यहाँ से, जब हिचकी आती है ऐसे होता है। तो ऐसे ही सोचो कि जैसे हिचकी वाली आवाज में जैसे ऐसे उसी को लंबा कर दिया, ऐसे हिचकी आई, ये देखो पूरी गले की यहाँ पर हमारी जो है नसों की एक्सरसाइज हो जाती है उज्जाई प्राणायाम से। उसके बाद जो हमारा अगला प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या है, हम सांसों पर नियंत्रण करना। एक नासिका से श्वास लिया, दूसरी से छोड़ा, फिर उसी से लिया, उसी से छोड़ा, इसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आप इसको वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं, ताकि एक मुद्रा का भी विशेष लाभ हो जाए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वायु मुद्रा में करेंगे तो मुद्रा विशेष का भी लाभ होता है। तो सबसे पहले जब आप शुरुआत करेंगे तो आप राइट नेस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नेस्ट्रल से सांस अंदर इनहेल करेंगे। देखिए सांस अंदर लिया, इधर से लिया, उधर को बंद करके इधर से छोड़ दिया। अब जहां से छोड़ा है उधर से ही फिर से लेना है। अब इसको बंद करके इधर से छोड़ दिया। देखिए जो आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खाने का कोई चक्कर नहीं है। चाहे आपने खाना भी खाया हुआ है तो भी आप इसे कर सकते हैं, किसी भी समय इसे किया जा सकता है। बस थोड़ा ये ध्यान रखें कि थोड़े साफ सुथरे वातावरण में करें, नहीं तो इसे किसी भी टाइम देखिए। इस प्राणायाम को, कोई भी प्राणायाम करते हुए हमारी जो मन स्थिति है उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है, हमारी आस्था का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप सोचिए ऐसे इसको करने से क्या होगा, कुछ नहीं होता। चलो करके देख लेते हैं। ऐसे सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप सोचोगे इस ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर गई है, मेरे अंदर से कोई भी मेरा रोग, कोई भी मेरी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल गई। देखिए एक बार आप फिर से मेरे साथ इसे करके देखिए। ये हम एक साधारण गति से कर रहे हैं। इसको अलग अलग गतियों से कैसे करते हैं वो मैं आपको फिर किसी और सेशन में सिखाऊंगी, कि इसको अलग अलग गतियों के साथ हमने कैसे करना है, चाहे वो भस्त्रिका हो, कपालभाति हो। अभी मैं सिर्फ एक गति के चयन के हिसाब से आपको सिखा रही हूँ। इससे हमारे गले के ऊपर के रोग, जैसे कोई भी हम प्राणायाम करते हैं उसका एक विशेष लाभ होता है और बहुत सारे सामान्य लाभ होते हैं। तो इसका जो विशेष लाभ है वो है हमारी जो है कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, सिर दर्द ठीक होता है, आंख के रोग, नाक के रोग, और जिनको अगर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो इसको बहुत धीरे धीरे करें, लेकिन करें जरूर। ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नियंत्रण में आता है, लेकिन आराम से करें, धीरे करें। और किसी भी रोग में इसे कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है कान का, आंख का, तो इसको बिल्कुल धीरे करें, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे, कि किसी भी नस पे प्रेशर ना पड़े, धीरे धीरे करें। और अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आप इसको कितनी भी स्पीड के साथ कर सकते हैं। वो स्पीड में आपको अपने फिर किसी सेशन में दिखाऊंगी कि इसको आप स्पीड के साथ कैसे कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम से हमारे पूरे शरीर में जितनी भी हमारी नस नाड़ियां हैं, हर शरीर पे कहते हैं 72 करोड़ 72,000 201 नस नाड़ियां, सब पे हमारे पे, सारी नस नाड़ियों पे अनुलोम विलोम का प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद जो हमारी जो हमने कपालभाति और अनुलोम विलोम से जिन शक्तियों का जागरण किया उनको एक सहज अवस्था में लाने के लिए उसके बाद है हमारा अनुलोम विलोम भी आप उसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम भी आप कम से कम एक राउंड 5 मिनट का अवश्य करें हर रोज। 5 मिनट का एक राउंड करके उसको 15 मिनट
कम से कम 15 मिनट, कपालभाति भी 15 मिनट, अनुलोम विलोम भी 15 मिनट, और अगर कोई रोग विशेष है तो आधा घंटा, और कोई असाध्य रोग हो गए हैं जैसे कैंसर इत्यादि, तो आप सुबह शाम 2-2 बार भी इसे आधा घंटा 1 घंटा जितना भी चाहे कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे अगला हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी क्या होता है? भ्रमर, जैसे भमरे की गुंजन होती है, तो उस गुंजन से भमरे की तरह आवाज आती है, इसलिए इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में आपका ये जो कान का ढक्कन सा ऊपर लगा होता है, इसके ऊपर अंगूठा रख के दोनों कानों को बंद करके और 2 उंगलियां हमारी आंखों पे रख के ऐसे, और फिर ये जो 1 उंगली ये माथे पे रख के कान अंगूठे से बंद करके, मुंह बंद करके मन ही मन में ओम का उच्चारण, मुंह बंद करके ओम का उच्चारण, ऐसे नहीं कि कर रहे हैं, आप ये सोच के करेंगे, क्योंकि आप ध्यान यहाँ लगाकर कि आप ओम बोल रहे हैं, एक ओम की आकृति यहाँ बनाकर। इसको भी आप 3 से 5 बार और ज्यादा से 11 बार, 21 बार, और जिन्होंने बहुत रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करनी होती है तो वो कई कई घंटों तक भी इसे कर सकते हैं, लेकिन आप 3 से 5 बार अवश्य करें, इससे बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ती है। किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द की प्रॉब्लम है, हाइपर जैसे टेंशन की प्रॉब्लम, तो वो इससे ठीक होती है। भ्रामरी प्राणायाम देखिए कैसे करना है। लंबी गहरी सांस भरकर अपने दोनों भौहों के बीच में ध्यान लगाते हुए, कान अंगूठे से बंद, 2 उंगलियां आंखों पे, शेष उंगलियां माथे पे रखते हुए आइए आप भी मेरे साथ कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरिए, देखिए एक हमारा बीच में एक और सब टॉपिक है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है कि जब आप जो काम कर रहे हैं 100% उसी में हो जाइए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करनी है बस, और कहीं नहीं ध्यान। जब खाना खाना है तो खाना खा रहे हैं, जब खेलना है तो 100% खेलना है। जो काम जिस समय कर रहे हो अपना 100% उसी में डाल दो। तो अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो खुश होकर, पूरी तरह से ऐसे मस्ती में खुश होकर करें कि बस अब इतना नहीं, मैंने प्राणायाम करना है बस, और कुछ नहीं सोचना। तो इधर उधर सब तरफ से ध्यान हटाकर प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करेंगे, खेल रहे हैं तो खेल करेंगे। तो ये प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये इससे आगे की जब आप योग करेंगे तो धीरे 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 आपकी इतनी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कि आप प्रत्याहार की अवस्था में आ जाएंगे कि जो काम आप कर रहे हो उसी में आप तल्लीन हो जाएंगे। भ्रामरी के बाद अगला जो प्राणायाम है वो है उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम में हम ध्यान मुद्रा में हाथ रखते हुए लंबी गहरी सांस भरकर ओम का उच्चारण करते हैं। देखिए कीजिए मेरे साथ। इसको भी आप 3 से लेकर 5 बार, 11 बार, 21 बार जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने के बाद आप बिल्कुल शांत बैठकर अपनी श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखना है बस। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे, अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित करना, मेडिटेशन। और मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपको ये लंबा करके दिखाऊंगी कि ध्यान कैसे करते हैं, और योगाभ्यास करने के बाद हम ध्यान कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, और विस्तार से इन सब प्राणायामों को अगले सेशन में। तो बच्चों, अब तक हमने जिन जिन यौगिक प्रैक्टिसेस के बारे में जाना और समझा वे हैं यम, नियम, आसन, क्रिया, प्राणायाम, प्रत्याहार और मेडिटेशन। इसके साथ ही भाग 3 समाप्त होता है। प्यारे बच्चों,
मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरे टॉपिक योगा फॉर कंसंट्रेशन के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को अच्छे से सुना और समझा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यौगिक क्रियाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, योग करेंगे, शारीरिक श्रम करेंगे और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान बनाकर आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करेंगे। आने वाले समय में जो भी बीमारियां, जो भी वायरस हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, तो आप उनका अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।